अथर्व को सब अजीब नजरों से देखते रहे। करणवीर जी बोले, देखा इसके नाटक। ध्रुव और बाकी सब ने जब उनसे पूछा कि वो सब क्यों अथर्व को भेज रहे हैं, तब उन्होंने सबको साफ साफ बता दिया। तब ध्रुव बोला, पर बड़े दादू, अर्थ चाचू ऐसे केसेज में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? मतलब उनके पास कोई राइट्स नहीं है, ना ही वो कोई पुलिस ऑफिसर या फिर मिलिट्री ऑफिसर हैं, फिर वो कैसे? तब करणवीर जी ने अथर्व की पहचान से सबके सामने पर्दा उठा दिया और बोले, वो एक फ्री हैंडेड कमांडो है जो अपने तरीके से किसी भी केस में घुस सकता है। बस सामने वाले ने गुनाह किया होना चाहिए, फिर ये आदिमानव उसे कोई भी सजा दे सकता है। लेकिन ये आदमी सिर्फ ऐसे ही केसों के ज्यादा पीछे पड़ता है जिसमें खून खराबा या मारकाट होती है। पता नहीं ऐसा क्यों है। तभी ग्रंथ तपाक से बोला, उन्हें मजा आता है दादाजी, और सर्टिफिकेशन मिलता है। सबने ग्रंथ को घूर कर देखा। अद्वैत किसी गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ ही मिनटों बाद उसने ग्रंथ को शैतानी स्माइल दी जिससे ग्रंथ उसे घूरने लगा। रात में अद्वैत ने अथर्व और ग्रंथ दोनों को छत पर बुला लिया। ग्रंथ अद्वैत से बोला, क्या बात है अभी, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तब अद्वैत अथर्व को देखकर बोला, पापा को ब्लैकमेल करने के लिए। अथर्व ने अपनी औलाद को घूर कर देखा और बोला, तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? चितकबरे दूं क्या कान के नीचे? तब अद्वैत बोला, आप मुझे और ग्रंथ को भी अपनी तरह सीक्रेट फ्री हैंडेड ऑफिसर बनवा दीजिए, वरना। अद्वैत ने अपनी आगे की बात अधूरी छोड़ दी। तब अथर्व अपनी एक भौं उठाकर बोला, वरना? वरना क्या कर लेगा तू? तब अद्वैत बोला, अभी दादाजी को आपके पूरे प्लान के बारे में बता दूंगा। तब अथर्व बोला, नालायक, सरकार क्या मेरे बाप की है जो मैं किसी को भी ऑफिसर बनवा दूं? सरकारी मोहर लगती है फाइल पर जो बापू तक के हाथ में नहीं है, समझे? बड़ा आया ऑफिसर बनने। ग्रंथ ने अथर्व की तरफ देखा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। प्रीतम जी ने ही तो उसकी फाइल पर भी मोहर लगाई थी। तब अद्वैत बोला, आपके हाथ में सब कुछ है पापा, सुबह तक सोचकर मुझे बता दीजिएगा। नाश्ते के बाद तो मैं आपका भांडा फोड़ ही दूंगा। बाय, मैं चला, गुड नाइट आप दोनों को। अपने बाप को चुम्मी उछाल कर एडवर्ड वहां से चला गया। पीछे अथर्व उसकी पीठ को घूरता रहा। ग्रंथ अथर्व से बोला, डीबी, अब क्या होगा? क्या आप अभी को भी हमारी टीम में लेंगे? तब अथर्व बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो इसकी माँ मुझे लात मारकर घर से बाहर फेंक देगी। अक्षत लोगों से अलग पिटाई होगी मेरी, और सभी बापू लोग मुझे सूद डालेंगे वो अलग। ये तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। आज तक मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सका, लेकिन ये अब मैं क्या करूं? हे माँ, हे माता जी। अथर्व ने दयाबेन की तरह रोना रोया, तो ग्रंथ ना चाहते हुए भी हंस पड़ा और बोला, आप एक काम कीजिए, ले लीजिए उसे अपनी टीम में। मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा, उसके साथ रहूंगा और उसे प्रोटेक्ट भी करूंगा। तब अथर्व मन में बोला, अक्षत को बीपी करते करते मेरा खून जला रहा है ये नालायक। अब इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे घर में कैद करवा देगा। अगले दिन संडे था। हवेली में आदित्य लोग नाश्ता करके हटे ही थे कि तभी एक गार्ड अंदर आया और आदित्य से बोला, सर बाहर एक लड़की आई है। वो कह रही है कि आपने कल उसे बुलाया था, रोहिणी मैडम की देखभाल के लिए। तब आदित्य बोला, हाँ हाँ, उसे अंदर ले आओ। कुछ ही देर बाद कल वाली लड़की को देखकर दक्ष और आयुष हैरानी से आदित्य को देखने लगे। उसके सर पर अभी भी पट्टी बंधी थी। परिवार के सब लोग इस समय वहीं मौजूद थे, यहाँ तक कि रोहिणी भी व्हीलचेयर पर वहीं बैठी हुई थी। सब लोग सवालिया नजरों से कभी आदित्य को देखते कभी उस लड़की को। तब आदित्य राकेश से बोला, पापा ये लड़की आज से माँ का ध्यान रखेगी। तब राकेश धीरे से बोला, तुम ऐसे ही किसी को भी घर में नहीं ला सकते, इसके सभी कागज वगैरह चेक किए हैं, छानबीन की है कुछ। तब वो लड़की अपने सभी डॉक्यूमेंट की फाइल आदित्य को दे देती है। आदित्य बड़ी बारीकी से सब कुछ जांचता है और राकेश से बोला, पापा, सब कुछ ठीक है, इसका नाम सरिता है। फिर उस लड़की को रोहिणी से मिलाते हुए आदित्य बोला, सरिता ये है मेरी माँ, और माँ ये है सरिता। आज से यही आपको घर में कहीं भी ले जाने, दवाई, खाना पीना सबका ख्याल रखेगी। रोहिणी ने मुस्कुराकर सरिता सरिता को देखा। फिर आदित्य ने सरिता से सबका परिचय करवाया। सब लोग कुछ ही देर में सरिता से मिलनसार हो गए। बस राकेश उसे घूरता रहता। वहीं दूसरी तरफ सुबह अथर्व ने अद्वैत को बोल दिया कि वो मुंबई से लौटकर उसके लिए प्रीतम जी से बात करेगा। प्रीतम ने भी सोचा कि कहीं प्रीतम जी ने अथर्व के साथ साथ उसे भी बंद कर दिया तो वो अथर्व की मदद भी नहीं कर पाएगा, और लोगों की जान पर बनाएगी वो अलग।
वहीं अक्षत लोग अथर्व को मुंबई जाने के लिए मनाते रहे, लेकिन अथर्व नाटक करता रहा। शाम को आखिरी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया, जो कि ललिता जी थी। उन्होंने अथर्व को पूरी तरह से डरा दिया कि अगर वो मुंबई नहीं जाएगा तो उसे वो अपनी नजरों के सामने रखेंगी, वो भी 1 महीने तक। अब अथर्व ने भी नाटक बंद करना ही सही समझा, क्योंकि अगर ललिता जी उसे अपने साथ ले जाती तो उसके पूरे प्लान का गुडगोबर हो जाता। इसलिए वो कल सुबह मुंबई जाने वाला था। करणवीर जी ने हवेली में मोहन जी को सब कुछ बता दिया और अथर्व पर नजर रखने के लिए भी कहा। हवेली में सब लोग बहुत खुश हो गए ये जानकर कि अथर्व 1 महीने के लिए वहां आ रहा है। बच्चे तो नाचने लगे। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग किसके आने से इतने खुश हैं। मुंबई। शाम के समय सरोज रोहिणी की बाजू की मसाज कर रही थी। उसने रोहिणी को सुबह से कम ही मुस्कुराते देखा था, लेकिन इस समय हाथ की मालिश के दौरान दर्द होते हुए भी उसके होंठों पर मुस्कान चिपकी हुई थी। वो रोहिणी से बोली, मैम आपसे एक बात पूछूं? रोहिणी ने सरोज की तरफ देखा। वो उससे काफी घुल मिल गई थी। किया से 4-5 साल बड़ी ही तो थी वो। सुमन उससे बोली, तुम मेरी पोती से थोड़ी सी बड़ी हो, तो तुम भी मुझे दादी कहकर बुला सकती हो। तब सरोज बोली, नहीं मैम, आपके हस्बैंड तो मुझे वैसे ही नापसंद कर रहे हैं, कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना करे, मैम ही रहने दीजिए। तब रोहिणी बोली, राकेश जी तो ऐसे ही रहते हैं। खैर तुम पूछो, क्या पूछ रही थी? तब सरोज बोली, मैम ये अथर्व कौन है जिनके आने से सब लोग चहक रहे हैं? तब रोहिणी मुस्कुराते हुए बोली, अथर्व वो मेरा छोटा बेटा है, दिल्ली में रहता है, इसलिए सब लोग उसके आने से खुश हैं, बहुत शैतान है, सबका मन लगा कर रखता। रोहिणी की बात सरोज के पल्ले नहीं पड़ी, तो वो बोली, मतलब कहीं वो लेट से तो पैदा नहीं हुए थे? मतलब आप कह रही हैं ना वो काफी शैतान है? तब रोहिणी बोली, अरे तुम भी सरोज, वो 45 साल का है, 2 बच्चे हैं उसके, वो भी 20 साल के। लेकिन वो आज भी काफी जिंदा दिल है। उसकी उम्र उसके दिलो दिमाग पर हावी नहीं हो पाए। वो आज भी उतना ही नटखट और शरारती है जितना 25 की उम्र में था। तब सरोज बोली, अगर वो आपके बेटे हैं तो यहाँ आपके साथ क्यों नहीं रहते? सरोज की बात सुनकर रोहिणी का चेहरा उतर गया। तब सरोज बोली, क्या हुआ मैं? तभी राकेश दरवाजे पर खड़ा खड़ा ही बोला, हमारा बेटा यहाँ क्यों नहीं रहता, इससे तुम्हें क्या मतलब है लड़की? सरोज अपनी जगह से खड़ी हो गई और सर झुका लिया। तब राकेश अंदर आते हुए बोला, तुम सिर्फ रोहिणी की केयर टेकर हो, तो उसके ऊपर ध्यान दो, समझी? तुम्हें हमारे फैमिली मैटर्स में इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। सरोज राकेश से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सरोज कमरे से निकल गई। तब रोहिणी राकेश से बोली, आप ही ना बेचारी को डरा दिया। तब राकेश रोहिणी को घूरते हुए बोला, वो बेचारी नहीं है, तुम भी अपने परिवार के अंदर की बातें बाहर वालों से मत करो। उसने अगर ये सब बातें बाहर फैला दी तो पूरा शहर ये बात जानता है कि अथर्व को हमने गोद दिया हुआ है। अगर सबको पता चल गया कि वो खुद को गोद देकर वहां दिल्ली में बैठा है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे परिवार की? तब रोहिणी उससे बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रात को डिनर के समय अथर्व खाना खाते हुए बोला, माँ, सुबह मेरे लिए पराठे बनवा देना। फिर धैर्य को देखकर, सबके लिए ही बनवा देना माँ, वरना कुछ लोग मुझे नजर लगा देंगे। तब प्रिया जी बोली, बनवा दूंगी बेटा, वहां पर भी अच्छे से खाया कर, जब भी वहां से आता है तो कमजोर हो जाता है। अक्षत ने घूर कर अथर्व को देखा और बोला, माँ, आपको ये कमजोर नजर आता है? वहां पर तो किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती, गले तक फूल रहता है वहां पर, पेटू कहीं का, पता नहीं सारा खाना कहाँ जाता है। तब अथर्व बोला, तुझे पता है मैं कितनी बार टॉयलेट जाता हूँ? 4 बार। सबने अथर्व को घूर कर देखा। करणवीर जी ग्रंथ को देख रहे थे। वो मन में बोले, ये आदिमानव कहीं इस लड़के को तो वहां रहते हुए यहाँ पर लीड नहीं करने वाला, इसे भी यहाँ से भगाना पड़ेगा। इतना सोचकर वो बोले, ग्रंथ तुम भी इस बिल्ली के साथ चले जाओ, ये अकेला वहां पर बोर हो जाएगा। तभी अथर्व तपाक से बोला, मैं कोई बोर नहीं हो रहा वहां, ग्रंथ यही रहेगा। करणवीर जी कुछ बोलते तभी प्रीतम जी ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और बाद में बात करने के लिए कहा। कुछ देर बाद प्रीतम जी करणवीर जी के कमरे में बैठे थे। वो बोले, पापा, अभी अथर्व जा रहा है ना, तो यही हमारे लिए काफी है।
ग्रंथ और सभी बच्चों को हम 26 तारीख से 2-4 दिन पहले भेज देंगे, जो इस लंगूर के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी इस मैटर में घुसने नहीं दूंगा और यहाँ भी किसी को कुछ नहीं होगा। कल मंत्रालय में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, बाकी मैं आपको बताता रहूंगा। अब आप सो जाए, गुड नाइट। वहीं अपने कमरे में अथर्व आराध्या को परेशान करने में लगा था। कुछ 1 घंटे बाद दोनों हॉन्फ रहे थे। आराध्या अथर्व पर गुस्सा करते हुए बोली, आदिमानव, 1 महीने के लिए जा रहे हो, 1 साल के लिए नहीं। तब अथर्व उसे दबोचते हुए बोला, हाँ तो पूरे 1 महीने बाद दोबारा मौका मिलेगा हमें। चलो चलो, मैं फिर से चार्ज हो गया। इतना कहकर अथर्व दोबारा शुरू हो गया। वहीं अद्वैत ग्रंथ के पास बेड पर पड़ा हुआ था। वो ग्रंथ से बोला, कितना अच्छा मौका था पापा के पास तुम्हें ले जाने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब ग्रंथ बोला, दादाजी को लगता है कि ये भी मेरे जरिए यहाँ पर कारस्तानी ना कर दे, इसलिए वो मुझे उनके साथ भेज रहे थे। खैर, हम जब तक यहाँ रहेंगे हमें भी सतर्क रहना होगा। तुम भी अपने आसपास ध्यान रखना। अगर कोई भी आदमी या फिर औरत ऐसी दिखे जिस पर तुम्हें जरा भी शक हो, उसे तुरंत दबोच लो। ग्रंथ की बातों से वो एक ऑफिसर लग रहा था। अद्वैत उसे घूरने लगा। रात में करीब 1 बजे ग्रंथ की आंख प्रेशर की वजह से खुल गई। वो फ्रेश होकर आया तो देखा पानी की बोतल खाली थी। उसने बोतल उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। ग्रंथ ने बिना लाइट जलाए ही पानी लेकर लौटने का सोचा। अब तक उसे घर के कोने कोने की जानकारी हो चुकी थी। वो फ्रिज के पास पहुंचा और फ्रिज खोलकर पानी लेने लगा। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सभी दोस्त और बच्चे लोग अथर्व को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। अक्षत अथर्व को समझाते हुए बोला, वहां पर घर से कंपनी और कंपनी से घर के अलावा कहीं मत जाना। अथर्व ने मुंह बना लिया, फिर वो बच्चों के पास चला गया। अदिति अथर्व के सीने से चिपक गई और बोली, पापा ये उदबिलाव मुझे बहुत परेशान करेगा आपके पीछे से। तब अथर्व हंसते हुए बोला, टेंशन मत ले मेरी मंगू, मैंने पूरे हॉल और किचन में खुफिया कैमरे लगा रखे हैं। तब ग्रंथ मुंह बनाकर बोला, हूँ जल कूक रे बापू, मैं उसे छत पर ले जाऊंगा। अदिति ने उसे घूर कर देखा। तब अथर्व ग्रंथ को साइड में ले गया, जिनके पीछे अद्वैत भी गोंद की तरह चिपक लिया। अथर्व ने दोनों के कंधों को बाजुओं में फंसाया और बोला, भले ही यहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी है, फिर भी सबका ख्याल रखना। दोनों लड़कों ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद अथर्व प्लेन में बैठकर मुंबई के लिए उड़ गया। दोपहर 1 बजे तक जब अथर्व हवेली में नहीं पहुंचा तो मोहन जी ने सूर्यवंशी भवन फोन घुमा दिया। वो करणवीर जी से बात कर ही रहे थे, तभी अथर्व चिल्लाते हुए हॉल में प्रकट हुआ। वो फोन पर था, जिसकी दूसरी तरफ वंश उससे इतनी लेट हवेली पहुंचने पर सवाल जवाब कर रहा था। अथर्व वंश को सुनाते हुए बोला, कुत्ते, ट्रैफिक नाम की भी कोई चीज होती है, मैं भी उसमें फंस सकता हूँ। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो ड्राइवर को फोन करके पूछ ले। तू बस 1 महीना रुक जा, तेरा पिछवाड़ा मैंने बंदर की तरह ना बना दिया तो मैं भी डॉन नहीं। रख फोन, साले देवदास। अथर्व ने फोन काट दिया और जाकर सीधा मोहन जी की बगल में सोफे पर पसर गया। मोहन जी उसे घूरते हुए बोले, बेशर्म, ना हेलो, ना नमस्ते, और वंश तुम्हारा जीजा लगता है, उसे तो इज्जत दे दिया करो। तब अथर्व सोफे से फिसलकर उनके पैरों में लूट गया और उनके पैर मसलते हुए बोला, पाए लागू सेंकेड हैं दादाजी, और वो देवदास इज्जत के लायक नहीं है। मोहन जी अथर्व के बालों में हाथ घुमा रहे थे। तभी मीनल जी को लेकर आरती भी वहीं आ गई। साथ साथ सब लोग भी हॉल में जमा हो गए। प्रिया अथर्वा के गले में झूलते हुए बोली, चाचू आप 1 महीने के लिए हमारे साथ रहोगे, इसलिए मैं सुपर से भी ऊपर खुश हूँ। तब अथर्व उसकी बाजुओं को गले से हटाते हुए बोला, हाँ छिपकली, तेरी खुशी के चक्कर में मेरी गर्दन टूट जाएगी दादी, ये 1000 करोड़ की चुम्मी मेरी तरफ से। अथर्व ने कनखियों से मोहन जी को देखते हुए शैतानी स्माइल दी, जिससे उनका मुंह बन गया। ऐसे ही एक एक करके अथर्व सबसे मिला। आदित्य लोग कंपनी गए हुए थे। आयुष राकेश को हॉस्पिटल ले गया था, रूटीन चेकअप के लिए। रोहिणी अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई आराम कर रही थी। सरोज वही सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उन दोनों ने ही बाहर होते शोर को सुना तो रोहिणी सरोज से बोली, सरोज, जाकर देखो बाहर ये इतना शोर क्यों हो रहा है, बच्चे कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं, कहीं अथर्व तो नहीं आ गया। सरोज जी मैम कहकर कमरे से बाहर चली गई। सरोज ने कमरे से थोड़ी दूरी से ही हॉल का जायजा लिया
तो उसने बच्चों के बीच में बैठे अनजान आदमी को देखा, जो कि कोई और नहीं अथर्व महाराज ही थे, जो मोहन जी के साथ चुहलबाजी कर रहा था। वो वापस कमरे में आ गई और रोहिणी से बोली, मैम शायद वो आपके बेटे ही हैं। यही कोई 37-38 साल के लग रहे हैं और हंसी मजाक भी कर रहे हैं। तब रोहिणी खुश होते हुए बैठने लगी और बोली, अच्छा अथर्व ही है, चलो मुझे भी बाहर ले चलो, अब कोई भी हॉल से हिलेगा ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों बैठूं, दूर से ही देख लूंगी। तब सरोज रोहिणी को असमंजस में देखते हुए बोली, दूर से क्यों, मैं सब लोगों की तरह आप ही उनके पास ही बैठिएगा। रोहिणी कुछ नहीं बोली तो सरोज उसे व्हीलचेयर पर बैठने में मदद करने लगी। अथर्व मीनल जी के कंधे पर लगा हुआ अक्षत लोगों की शिकायत करने में लगा था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, तो उसने गर्दन घुमाकर देखा तो रोहिणी व्हीलचेयर पर बैठी उन्हीं सबकी तरफ आ रही थी, जिसे कोई लड़की धकेलती हुई ला रही थी। रोहिणी को देखकर अथर्व ने उसे इग्नोर कर दिया और सरोज को घूरने लगा। तभी आयुष राकेश को लेकर लौट आया। अथर्व को देखकर राकेश और आयुष वहीं सोफे पर बैठ गए। राकेश ने रोहिणी को आते देखा। उसने अथर्व को देखा जो सरोज को स्कैन कर रहा था। तभी आयुष अथर्व से बोला, अथर्व ये सरोज है, माँ की देखभाल करती है, भैया ने इसे अपॉइंट किया है इनके लिए। तब अथर्व मुंह बनाकर बोला, तो मुझे क्यों बता रहे हो। तब राकेश भी सरोज को घूरते हुए बोला, ए लड़की, रोहिणी को यहाँ छोड़ो और उसके लिए लंच बनाने की तैयारी करो। तब सरोज सर झुकाए जी सर कहकर वहां से किचन की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद आयुष राकेश से बोला, पापा आप सरोज से इतना रूड क्यों बिहेव करते हो, वो अपना काम कितने अच्छे से तो कर रही है। राकेश आयुष को घूरते हुए बोला, उसकी ज्यादा वकालत मत किया करो तुम सब, वरना वो हमारे सिर पर बैठ जाएगी, और जब परिवार साथ में बैठा हो तो उसे दूर रखा करो। अथर्व ने रोहिणी को घूरा और राकेश से बोला, इसका बायोडेटा वगैरह चेक किया है या फिर किसी नई मुसीबत को पाल रहे हो यहाँ पर। तब राकेश आदित्य पर भननाते हुए बोला, पता नहीं, आदित्य ने सब खुद चेक किया है, लेकिन मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आ रही। तब अथर्व बोला, तो उसे आपको पसंद कराने के लिए नहीं लाए हैं। राकेश को जलाकर अथर्व ध्रुविका से बोला, ध्रुविका मेरे लिए रोटी मत बनाना, चावल से काम चल जाएगा, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया। पीछे राकेश का मुंह बन गया। वहीं किचन में सरोज सुमन के खाने के लिए सब्जियां काट रही थी। उसकी आंखें पत्थर सी सख्त थी और वो सब्जियों को बड़ी ही बेरहमी से काट रही थी। कुछ देर में ही धीरे धीरे वो अपने गुस्से को काबू कर गई और मन में बोली, कंट्रोल सरोज कंट्रोल, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद में सबका हिसाब होगा। थोड़ी देर बाद सब लोग लंच कर रहे थे। अथर्व ने गौर किया कि सब लोग लंच कर रहे थे, यहाँ तक कि रोहिणी भी वहीं बैठी खा रही थी, बस सरोज ही वहां पर नहीं थी। वो मीनल जी से बोला, दादी ये औरत यहाँ बैठी है तो इनकी वो केयरटेकर कहाँ है, उसे भूख प्यास नहीं लगती क्या, या फिर वो अपने घर से खाना लेकर आती है। तब मीनल जी बोली, बेटा वो खाना अपने कमरे में खाती है, और वो यहीं हवेली में ही रहती है, गांव दूर है उसका यहाँ से, शहर में नौकरी के लिए आई थी तो आदित्य को मिल गई। इतना कहकर मीनल जी चुप हुई। तब राकेश बोला, और वो हमारे परिवार की सदस्य नहीं है तो बेहतर होगा वो सबसे दूर रहे। तब अथर्व बोला, कभी कभी किसी को जानने के लिए उसे अपने करीब करना पड़ता है मिस्टर ठाकुर, अपने सामने रखना पड़ता है, जिससे हम उसे समझ सके, उसके इरादे भांप सके। वहां मौजूद सभी लोगों को अथर्व की बात समझ नहीं आई। तभी मोहन जी उससे बोले, अपनी ये जासूसी बातें बाद में करना, अभी खाना खाओ और हाँ, बेमतलब हवेली से बाहर मत जाना, समझे। अथर्व का मुंह बन गया और वो बोला, जरूर बहू ने यहाँ पर आग भड़का दी होगी, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, दोनों बुढ़े एक जैसे हैं, और वैसे भी मैं यहाँ पर काम से आया हूँ, तो उसे करने के लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर अब किसी ने रोक टोक की तो खुद कर ले अपना काम, आकर कह दीजिएगा अपने बड़े बूढ़े भाई से, बोल देंगे वो धैर्य को। खाने के बाद अथर्व सोफे पर ही पसर कर सो गया। शाम को अदिति ने वीडियो कॉल की तो वो जाग गया। फोन जब सबकी तरफ घुमा तो अथर्व जल्दी से बोला, ये इस चितकबरे के मुंह पर क्या हुआ। तब अदिति तपाक से बोली, पापा आज कॉलेज में इसने और आपके इस राक्षस ने 2 लड़कों को बुरी तरह पीटा। वो क्या हुआ कि एक न्यू स्टूडेंट आई है तो उसकी रैगिंग ली जा रही थी, उसे सीनियर लड़के परेशान कर रहे थे तो ध्रुवीक उसे बचाने चला गया,
तब उन दोनों ने ध्रुवी को पेल दिया। ऐसे ही इनका झगड़ा बढ़ गया और आपकी सारी सेना और उन सब लड़कों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। अथर्व ने सबको घूर कर देखा और बोला, इसका मतलब तुम सबने हाथापाई की, बहुत अच्छा किया। अथर्व की बात सुनकर सामने बैठे सब लोगों ने अपना सिर पीट लिया। ऐसे ही अथर्व ने कुछ देर सबका दिमाग खाया। फोन काटकर उसने सब तरफ नजरें घुमाई तो एक बार फिर उसकी नजर रोहिणी के पास बैठी सरोज पर गई। उसने उसे कोई बुक पते देखा, तभी उसकी नजर उसके हाथ पर बने उनके टैटू पर पड़ी। कुछ सोचते हुए उसने अपना फोन उठाया और बाहर गार्डन में चला गया। ठाकुर हवेली में शाम के समय अथर्व हवेली के गार्डन में टहल रहा था। तभी उसके पास ग्रंथ का फोन आया। अथर्व उससे बात करने लगा। ग्रंथ बात करते हुए बोला, डीबी, हमें तो कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है, तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पर कोई और काम नहीं है। आपके मुताबिक यहाँ पर सिक्योरिटी का पक्का इंतजाम है, तो मैं सोच रहा था हम सब अभी ही वहाँ आ जाए, मतलब कल। तब अथर्व बोला, तुम अकेले यहाँ नहीं आ सकते ग्रंथ, तेरे पीछे वो चितकबरा भी आएगा और उसके पीछे दिति और बाकी पलटन भी आएगी। और सब बच्चे यहाँ पर आकर मेरे पीछे ही पड़े रहेंगे। अकेले तो शायद कंपनी भी जाने को नहीं मिलेगा, जिसका बहाना करके मैं आया हूँ। अक्षत तो बाकी लड़कों को भी पट्टी पाकर भेजेगा। मुश्किल मेरे लिए ही होगी, तो ऐसे में तुम लोग वहीं रह लो। कुछ दिन बाद तो वैसे भी तुम लोगों को यही भेज दिया जाएगा, तो उससे पहले मैं यहाँ सब सिस्टम बनाता हूँ। कंपनी में भी तो जाना ही पड़ेगा। एक दिन भी नहीं गया तो खडूस भाई साहब अगले दिन यहीं आ धमकेंगे। अक्षत के नए नामकरण पर ग्रंथ हंस दिया। तब अथर्व आगे बोला, मैं अभी तुम्हारे कॉलेज में फोन करके तुम सबका कॉलेज चालू करवाता हूँ। तुम टेंशन मत लो और सबका ध्यान रखना, ठीक है। ग्रंथ ने हाँ कहकर फोन काट दिया और पीछे घूमा तो देखा अदिति उसे बुरी तरह घूर रही थी। उसे देखकर ग्रंथ ने इधर उधर देखा। वो छत पर था और ये देखकर उसके अंदर से ग्रंथ अदिति से बोला, यहाँ पर कैमरा नहीं है, तो क्या चुम्मी ले लूं? ग्रंथ ने तुरंत अपना मुंह चाप लिया और आंखें फाड़कर अदिति को नामे गर्दन हिलाने लगा। तब अदिति उसे घूरते हुए बोली, दोबारा ये अश्लील वर्ड बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तब ग्रंथ तपाक से बोला, ठीक है फिर होठों पर पप्पी ले लूं, ऐसा बोल देता हूँ, ए जाने मन पप्पी दो ना। एक बार फिर ग्रंथ ने अपने होठों को ढक लिया और बोला, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुत्ता आज मुझे मरवा कर मानेगा, भागी। इतना बोलकर ग्रंथ वहां से भाग निकला। पीछे अदिति पहले तो उसे गुस्से से घूरती रही, लेकिन फिर वो भी हंस पड़ी और बोली, ये गधा तो मुझसे डर गया, कोई बात नहीं, इसकी पप्पी आज रात को मैं निकालूंगी। पापा आज यहाँ नहीं है, तो ग्रंथ बाबू तुम्हें मुझसे आज कौन बचाएगा? अदिति खुद से बातें करते हुए आंखें मटकाए जा रही थी और शैतानी हंसी हंस रही थी। उसे ऐसे हंसते देख अक्षत जो छत के दरवाजे पर खड़ा था वो मन में बोला, ये लड़की बिल्कुल अपने बाप पर गई है, उसकी तरह ही आंखें मटका रही है, जरूर कोई शरारत करने की सोच रही है, पर किसके साथ? यही सोचते हुए वो अदिति से बोला, तुम यहाँ पर ग्रंथ को बुलाने आई थी ना, फिर खुद क्यों यही जम गई चुगलखोर की नानी? अक्षत को देखकर अदिति बंदर की तरह उसके कंधे पर चिपकते हुए बोली, ग्रंथ का बच्चा तो मुझसे डरकर अभी भाग गया है, मैं तो अपनी ताकत का सोचकर हंस रही हूँ। चलिए मुझे उठाकर ले चलिए, मेरे पैर दुखने लगे हैं सीढ़ियाँ चढ़ने से, वरना फिर मैं रेलिंग के सहारे आऊंगी तो मम्मी चिल्लाएंगी। अदिति अथर्व की तरह स्टंट बाज है ये सब लोग जानते हैं, इसलिए अक्षत बोला, पीठ पर आजा महारानी, कोई भी स्टंट करने की जरूरत नहीं है। अदिति तुरंत उसकी पीठ पर लटक गई और अक्षत वैसे ही उसे लेकर नीचे उतर गया। अदिति की आधी से ज्यादा हरकतें अथर्व जैसी थी, इसलिए अथर्व की कमी ज्यादा सबको नहीं खल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हवेली में अथर्व भी फोन काटकर अंदर हॉल में आया तो देखा आदित्य लोग भी कंपनी से लौट आए हैं। अथर्व उसे इग्नोर करते हुए रंजीत की तरफ बढ़ा और उसकी कमर पर चलते हुए बोला, हाफ बुड्ढे चाचा जी चलिए सैर पर चलते हैं। रंजीत अपनी चाय का कप संभालते हुए बोला, अरे मेरे बाप आराम से, रुक दो घूंट बची है। उन्होंने इतना कहकर कप एक घूंट में खाली किया और फटाक से खड़े होकर बोले, चल चलते हैं। अथर्व और रंजीत के जाने के बाद आदित्य बोला, ये इस आदमी के हाव भाव क्यों बदले लग रहे हैं? तब मोहन जी उसे घूरते हुए बोले, आदित्य, इस आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? मत भूलो सब किया धरा तुम और तुम्हारे माँ बाप का है। तब आदित्य बोला, दादाजी, गलती सबसे होती है, हम तीनों से भी हो गई, हमें माफ करके वो बदप्पन दिखा सकता था,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उल्टा यहाँ आकर वो हम तीनों को ताने और दुख ही देता है। तभी मीनल जीजी आदित्य से बोली, अनजाने में गलती होना अलग बात है आदित्य, लेकिन तुम तीनों ने सब कुछ जानते बूझते हुए किया है। पहले अर्थ की जगह खुद को रख कर देखो, अगर तुम किसी को माफ कर सकते तब बोलो, वरना ज्यादा मत बोलो। और ये घर जितना तुम लोगों का है उतना ही उसका भी है। मत भूलो प्रीतम भी इसी घर का बेटा है, तो अथर्व और अक्षत दोनों के बच्चे तक इस घर में उतना ही अधिकार रखते हैं जितना तुम सब और तुम्हारे बच्चे रखते हैं। मीनल जी की बात सुनकर आदित्य की बोलती बंद हो गई। तभी सब बच्चे ऊपर के कमरे से दौड़कर नीचे आए। अभिनव आते ही बोला, दादी चाचू कहाँ गए, हमें उनकी हेल्प चाहिए थी। तब आरती उससे बोली, अभिनव तेरे छोटे दादू के साथ घूमने गया है, कुछ देर में आ जाएगा। अगर अभी तुम में से किसी को भूख लगी हो तो स्नैक्स खा लो, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। दिन के टाइम पर सब लोग नाटक करते हो फिर। सब बच्चों ने खाने से मना कर दिया। तब आरती ने सबके लिए फ्रूट्स काट कर रख दिए। कुछ देर बाद अथर्व हवेली लौट आया। उसके आते ही बच्चों के झुंड ने उसे दबोच लिया। थोड़ी देर बाद अथर्व दूसरे तरफ के सोफे पर पड़ा हुआ था, किसी राजा की तरह, और अभिनव उसके पैर दबा रहा था। ऋषभ उसे अंगूर खिला रहा था और प्याली उसके कंधे दबा रही थी। उसे ऐसे देखकर दक्ष और आयुष मुस्कुरा उठे। थोड़ी बहुत सेवा करवाकर अथर्व सभी बच्चों से बोला, चलो बच्चा लोग, बताओ तुम सबको मेरी मदद किस काम में चाहिए। काम मार पिटाई वाला होगा तो भी चलेगा। उसकी बात सुनकर यश और राकेश दोनों ने उसे और फिर सभी बच्चों को घूर कर देखा। तब ऋषभ हंसते हुए बोला, मार पिटाई का काम नहीं है चाचू, अगर होता तो हम पहले ही उसे अंजाम दे चुके होते, बाद में तो आप हमें बचा ही लेते। इतना कहकर ऋषभ ने भी अपने बाप और दादा की तरफ देखा और उन्हें भी दांत दिखाने लगा। तभी अथर्व बोला, फिर और कौन सा काम है जिसमें तुम सबको दी ग्रेट अथर्व की जरूरत पड़ गई। तब अव्यन बोला, चाचू, हमारे कॉलेज में रिपब्लिक डे पर ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े राजनेता भी आएंगे, शायद दिल्ली से प्रीतम नानू भी आ जाए गेस्ट बनकर, तो इसलिए हम सब लोग होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। परिधि तो गाना गाएंगी पर चूज नहीं कर पा रही कौन सा गाना गाए। ये छिपकली प्याली की ओर इशारा करके, तो भाषण झाने वाली है वहां भी, हर जगह दादी अम्मा बनने का शौक रहता है इसको। प्याली ने अथर्व की बाजू पर काट लिया जिससे वो बंदर की तरह उछलने लगा। तब अथर्व ऋषभ से बोला, तुम क्या करने वाले हो। तब ऋषभ बोला, मैं और अव्यन परेड में हिस्सा लेंगे, बहुत मजा आएगा चाचू, हमारे पूरे परिवार को भी इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि दादाजी ट्रस्टी है ना कॉलेज के। अथर्व ने रंजीत की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसके बाद अथर्व सभी बच्चों के साथ बिजी हो गया। उसने परी को गाना सजेस्ट किया और प्याली के लिए भाषण तैयार करने लगा। वो नरेंद्र जी के साथ कई जगह जा चुका था, जहां पर अक्सर वो स्पीच देते थे, तो ऐसे भाषण तैयार करना उसे बखूबी आता था। ऑथर्स नोट, प्रिया का नेम मैंने प्याली कर दिया है क्योंकि अथर्व का माँ का नेम भी प्रिया है। आदित्य और आरती के बेटे का नाम अभिनव कर दिया है मैंने, काफी टाइम बाद लिख रही हूँ तो नाम में शायद चेंज आ सकते हैं। रात में डिनर के टाइम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। सरोज रोहिणी को भी वहीं बैठाकर अपने खाने की प्लेट लेकर कमरे में जाने लगी। तभी रंजीत ने उसे रोक दिया और बोला, सरोज तुम भी आज से यही हम सबके साथ बैठकर खाना खाया करोगी। रंजीत की बात सुनकर जहां सरोज चौंक गई वहीं राकेश रंजीत और अथर्व को घूरने लगा। तभी सरोज अटकते हुए बोली, सर मतलब मैं कैसे यहाँ बैठ सकती हूँ। उसने हड़बड़ाते हुए राकेश को देखा। तभी अथर्व तपाक से बोला, कुर्सी खींचकर बैठ जाओ सुरु, कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुमसे, है ना मिस्टर ठाकुर। अथर्व का सरोज को सुरु बुलाना राकेश को और भड़का गया। वो कुछ बोलता तभी आदित्य अथर्व को देखकर सुनाते हुए सरोज से बोला, बैठ जाओ सरोज, आफ्टर ऑल तुम हमारी मोम का इतनी अच्छी तरह से ख्याल जो रख रही हो, बिल्कुल उनकी बेटी की तरह, वरना कुछ लोग तो जन्म देने वाली माँ को भी भूल जाते हैं। आदित्य की बात से डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसर गया। सुमन घबराते हुए अथर्व की तरफ देखने लगी, वहीं अथर्व तो ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। वो कुछ बोलता तभी उसके फोन पर अदिति की वीडियो कॉल आ गई। उसने अपने गुस्से को जब्त किया और मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया तो सामने से अदिति खिलखिलाती हुई बोली, पापा ये देखो मम्मी ने हमारे लिए मंचूरियन बनाया है और मैंने सारा हड़प लिया। तभी अद्वैत बोला, पापा ये देखो आपकी आलू गोभी, आज मैं आपके हिस्से की भी खा जाऊंगा।
तभी अथर्व ने बैक कैमरा करके अपने खाने की थाली दोनों बच्चों को दिखाई, जिसमें मटर पनीर, आलू गोभी और मंचूरियन तीनों एक साथ रखे हुए थे। आदित्य की बात से डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसर गया। सुमन घबराते हुए अथर्व की तरफ देखने लगी। वहीं अथर्व तो ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। वो कुछ बोलता तभी उसके फोन पर अदिति की वीडियो कॉल आ गई। उसने अपने गुस्से को जब्त किया और मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया तो सामने से अदिति खिलखिलाती हुई बोली, पापा ये देखो, मम्मी ने हमारे लिए मंचूरियन बनाया है और मैंने सारा हड़प लिया। तभी अद्वैत बोला, पापा ये देखो, आपकी आलू गोभी, आज मैं आपके हिस्से की भी खा जाऊंगा। तभी अथर्व ने बैक कैमरा करके अपने खाने की थाली दोनों बच्चों को दिखाई, जिसमें मटर पनीर, आलू गोभी और मंचूरियन तीनों एक साथ रखे हुए थे। फिर अथर्व अद्वैत से बोला, चितकबरे ये देख, तेरी मासी ने मटर पनीर बनाया है और ध्रुविका ने आलू गोभी और ये मंचूरियन तो रागिनी डार्लिंग ने बनाया है। अब तुम दोनों बाल्टी भर के मुंह से पानी बहाओ, मैं तो चला खाने, बाय मेरी आटो। और चितकबरे, माँ ये चुम्मी तेरी माँ के लिए। इतना बोलकर अथर्व ने फोन काट दिया और बोला, मधा कहीं का, अब जलेगी इसकी। आदित्य की भड़काऊ बात दब गई थी, जिसका शुक्र सबने मनाया। वहीं अथर्व एक एक बाइट के साथ खाने का मजा ले रहा था, साथ साथ वो आदित्य को मजा चखाने का भी प्लान सोच रहा था। रात का समय, सूर्यवंशी भवन में सब सोए पड़े थे। बस हमारी शैतानी खोपड़ी की मालकिन अदिति महारानी जागी हुई थी। उसने टाइम देखा तो लगभग 1 बजा हुआ था। उसने अपने बगल में सोती आकृति को देखा और उसे चादर ओढ़ाकर उठकर खड़ी हो गई और मन ही मन बोली, चलो आज रात इस राक्षस की हवा टाइट करते हैं। अदिति एक टॉर्च और सफेद चादर लेकर अपने कमरे से निकल गई। कुछ 2 मिनट बाद ही अदिति अद्वैत के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। उसने धीरे से दरवाजा धकेला तो वो खुल गया। अदिति खिसियानी हंसी हंसते हुए कमरे में घुस गई। कमरे में बेड पर ग्रंथ, अद्वैत और ध्रुवी तीनों आड़े तिरछे पड़े हुए थे। अद्वैत रुद्रांश की एक साइड से झप्पी डाले सोया हुआ था और ध्रुवी के एक टांग अद्वैत के ऊपर रखकर खर्राटे भर रहा था। ये देखकर अदिति उन तीनों को घूरते हुए बोली, गधे हैं तीनों, आज तीनों की पैंट एक साथ गीली करवाऊंगी। उसने जल्दी से अपने ऊपर चादर ढकी और चादर के अंदर ही टॉर्च जला ली। उसके बाद उसने ओ की आवाजें निकालनी शुरू की। अदिति ग्रंथ के काफी करीब थी, उसके बावजूद ग्रंथ के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अद्वैत भी गधे घोड़े बेचकर सोया हुआ था, लेकिन ध्रुवी की आंख अदिति की आवाज से खुल गई। उसने पहले एक आंख खोलकर चादर में लिपटे भूत को देखा और फिर वैसे ही सो गया, लेकिन अब उसकी नींद के परखच्चे उड़ चुके थे। वो दोनों आंखें फाड़कर सामने देखने लगा। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने अद्वैत की तरफ देखा और उसे जगाने के लिए जोर जोर से हिलाने लगा। अपनी आइटम को देख सकता है कॉलेज जाकर, पापा ने प्रिंसिपल से बात करके रास्ता साफ कर दिया है, अब चुपचाप सो जा। लेकिन ध्रुवी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वो अद्वैत की बातें अनसुनी करके फिर भी उसे झंझोरे जा रहा था। तब अद्वैत बुरी तरह चिढ़ते हुए ही उसकी तरफ घुमा और बोला, क्या है कुत्ते, मिर्गी का दौरा पड़ गया क्या? अद्वैत ने ध्रुवी की फटी आंखें देखी तो वो उठकर बैठते हुए बोला, क्या है बे, इतना डरा हुआ क्यों है? उसने अब तक बेड के दूसरी तरफ नहीं देखा था। तभी ध्रुवी उसे इशारे से अपने पीछे देखने के लिए कहने लगा। वहीं अदिति ने जब ध्रुवीक और अद्वैत को उठते देखा तो वो मन में बोली, ये राक्षस तो बड़ा ही कुंभकर्ण टाइप का है, सारी दुनिया उठ जाए लेकिन ये टस से मस ना हो। वहीं ध्रुवीक के इशारे देखकर अद्वैत ने पीछे मुड़कर देखा और तभी पूरे सूर्यवंशी भवन में तहलका मच गया। अद्वैत ने चिल्लाते हुए ही एक लात कसकर ग्रंथ के पिछवाड़े पर दे मारी तो वो सीधा अदिति के कदमों में जा गिरा, जिससे अथर्व भी चिल्ला दी। अद्वैत झटके से बैठ से कूदा और कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। ध्रुवीक भी गिरते पड़ते किसी तरह कमरे से बाहर निकला। वहीं ग्रंथ की तो दुनिया ही हिल गई थी। वो क्या अदिति के साथ मस्त रोमांस कर रहा था सपने में, और तभी उसे प्रलयकारी चीख सुनाई दी। उसकी नींद ठीक से खुल भी नहीं पाई थी कि तभी एक जोरदार धक्का उसके पिछवाड़े पर आकर लगा, जिससे वो अगले ही पल फर्श चाट रहा था। ग्रंथ ने उठते हुए ऊपर की तरफ देखा तो उसके प्राण हलक में आ गए, लेकिन तभी उसकी नजर अदिति के स्लीपर्स पर पड़ी, जिन पर क्यूट से खरगोश बने हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि इस खतरनाक करामात के पीछे पूरी की पूरी अदिति है। वो जल्दी से उठ गया और अदिति को चादर समेत दबोचकर उसे साथ लिए बेड पर गिर गया।
अदिति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ग्रंथ ने उसे नहीं छोड़ा। तब अदिति ने अपने मुंह पर से चादर हटाए और ग्रंथ को घूरते हुए बोली, मैं हूं आटू, छोड़ो मुझे। तब ग्रंथ उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, मुझे पता चल गया था, सबकी दुनिया हिलाने वाली दूसरी पीस तुम ही हो इस ब्रह्मांड में। तब अदिति आंखें छोटी कर बोली, मैं दूसरी हूँ, फिर पहली कौन है? बताओ मुझे, कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे जीवन में मुझसे पहले आती है? उस अलीशा का नाम मत ले देना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अदिति को किसी लड़की से, वो भी अलीशा से, जलते देख ग्रंथ के दिल को काफी खुशी हुई। वो हंसते हुए बोला, अरे मेरी जाने बहार, वो पहला पीस कोई चुड़ैल थोड़ी है, वो तो चुड़ैला है, चुड़ैला। और जानती हो वो कौन है? मेरे डीबी और तुम्हारे पापा। फिलहाल तो सबकी दुनिया हिलाने का दम वही रखते हैं, और शैतानी में तुम भी उनसे कम नहीं हो। जरूर तुमने ये सब मुझे डराने के लिए किया होगा। एक पल के लिए तो मैं भी सच में डर गया था, इसलिए तुम्हें अब सजा मिलेगी। इतना कहकर ग्रंथ ने बिना अदिति को समझने का मौका दिए उसके होंठों पर धावा बोल दिया, जिससे पहले तो अदिति उसे खुद से पीछे हटाने लगी, लेकिन फिर वो भी ग्रंथ का साथ देने लगी। आखिर वो भी जवान थी, कब तक खुद पर काबू करती।